अभी तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे परिस्थिति के कारण सावरकर फैमिली को अपना गांव भगूर छोड़कर नासिक शिफ्ट होना पड़ा था। अब इसके आगे की कहानी शुरू करूं, इससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि ये नासिक नगरी आखिर है क्या। नासिक नगरी का इतिहास रामायण जितना पुराना है। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपनी वनवास यात्रा की ओर निकल पड़े थे, तब इसी नगरी में उन्होंने अपना काफी सारा वक्त गुजारा था। यहीं पर लक्ष्मण ने रावण की बहन शूरपंखा की नाक काटी थी। संस्कृत में नाक का अर्थ होता है नासिका, और इसी से इस शहर का नाम नासिक पड़ा। यहाँ पर सीता गुफा है, जहाँ पर माता सीता रोज पूजा अर्चना करती थी, और वहीं से रावण उनका अपहरण करके ले गया था। फिर यहाँ पर रामकुंड है, जहाँ पर प्रभु श्री राम रोज स्नान करते थे। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर लोगों की अस्थियां वैसी ही गायब हो जाती है जैसे राजा दशरथ की हुई थी। ऐसी कई राम कथाओं से गूंजता हुआ ये शहर असंख्य मंदिरों का घर है। हर 12 सालों के बाद नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जहां पर देश के कोने कोने से लोग गोदावरी नदी में पवित्र स्नान करने आते हैं। पर यह पिक्चर हमेशा से वैसा नहीं था। जब सावरकर फैमिली नासिक शिफ्ट हो रही थी, तब नासिक महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक था। छोटी तंग गलियां, टूरिस्ट को सताने वाले भिक्षु लोग और धूल भरे रास्ते, यही उस समय के नासिक की पहचान हुआ करती थी। यहाँ पर एक ही चीज अच्छी थी कि यह जिले का हेडक्वार्टर होने की वजह से यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन काफी अच्छा था। शुरू शुरू में सावरकर फैमिली ने एक रूम रेंट पर लिया और वहीं पर अपना गुजर बसर करने लगे। माहौल ठीक था तो विनायक के दोस्त भी बड़े जल्दी बन गए। इन्हीं में से दो दोस्त ऐसे थे जो विनायक के विचारों से काफी इंस्पायर हुए। दोनों की एज विनायक से ज्यादा थी, तो वो दोस्त के साथ साथ एक बड़े भाई की तरह उसका ख्याल रखते थे। इनमें से पहला था सरकारी नौकरी करने वाला मस्कर, और दूसरा उसका लंगोटिया यार रावजी कृष्ण पागी। इन तीनों की काफी अच्छी दोस्ती बन गई थी। हर चीज एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे थे। एक दिन बातों बातों में विनायक ने अपने मन की इच्छा इनके सामने रखी कि वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ काम कर सके। अब पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे चाफेकर ब्रदर्स का आश्रय हुआ था। इसी वजह से ये दोनों काफी संकोच में पड़ गए थे। खूब डिस्कशंस हुए, बहस हुई, बट फाइनली ये दोनों मान गए। और 1899 में विनायक की लीडरशिप में इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई, जिसका नाम था राष्ट्रभक्त ग्रुप। इस ऑर्गेनाइजेशन की इंस्पिरेशन ली गई थी थॉमस फ्रॉस्ट की बुक द सीक्रेट सोसाइटीज ऑफ यूरोपियन रेवोल्यूशन से। फ्रॉस्ट का मानना था कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होने के लिए काफी सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी, फिर चाहे वो कितनी भी छोटी हो, डिटेल और प्लान होनी चाहिए। दूसरा, मेंबर्स ने अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए एक कसम खानी चाहिए और उसको प्रूफ भी करना चाहिए। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर ने कंट्रीब्यूशन और डोनेशन करना कंपलसरी कर देना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सीरियसली काम कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंबर्स के बीच में कोड वर्ड्स होना बहुत जरूरी है, ताकि पुलिस को कोई सुराग ना मिल सके। इन्हीं सब रूल्स को ध्यान में रखते हुए विनायक ने अपने फैमिली को भी इसका पता चलने नहीं दिया। प्लान ये था कि हम जवान लड़कों का एक अच्छा सा ग्रुप तैयार कर लेंगे, और फिर इन्हीं में से बढ़िया बढ़िया लड़के चुनकर उनको हथियार की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। रावजी पागे पहले से ही एक विद्यार्थी संघ चला रहे थे, तो उनको लड़के जमा करने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। इन तीनों ने ऑर्गेनाइजेशन का कोड वर्ड रखा था राम हरि। जैसे कि राम हरि आज मिला, राम हरि ऐसा बोला, राम हरि उस दिन आएगा, राम हरि उस जगह पर मिलेगा। जिसका सीधा मतलब होता है कि आज ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, मीटिंग में ये फैसले हुए, मीटिंग की अगली लोकेशन उस जगह पर है। विनायक ने यह भी सोचा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दो लेवल पर करना चाहिए। पहले लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए होगी, और दूसरे लेवल की ऑर्गेनाइजेशन अंदर असली काम करने के लिए होगी। एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मानता हूँ एग्जांपल बुरा है, बट आप समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जैसे आजकल के नेता बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस खोलते हैं। अब बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए वो एक ज्ञान का मंदिर है जहाँ पर नॉलेज बढ़ता है, पर सिर्फ असली लेजेंड्स जानते हैं कि वो एक ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाली तगड़ी वॉशिंग मशीन है। वैसे ही विनायक ने मित्र मेला नाम से एक फर्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो बड़े बड़े इवेंट्स और फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करती थी, जैसे कि शिव जयंती, गणेशोत्सव, जिससे लड़के इसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। और फिर यहीं से लड़के चुन चुनकर मेन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रभक्त ग्रुप में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। हर सैटरडे संडे को इनकी मीटिंग्स होती थी, और मीटिंग्स में किसी एक टॉपिक पर डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स होती थी और भाषण भी होते थे। शुरू शुरू में साधारण टॉपिक्स होते थे, पर धीरे धीरे विनायक ने पॉलिटिक्स, अंग्रेजों के अत्याचार और क्रांतिकारियों के कारनामों के बारे में बोलना शुरू कर दिया। अपने खतरनाक भाषणों में विनायक सशस्त्र क्रांति पर जोर देता था। उसका कहना था
कि अगर हमें किसी जहरीले पेड़ को खत्म करना है, तो उसकी टहनियाँ काटकर कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें उसकी जड़ पर ही वार करना पड़ेगा। इसके लिए हमें बाकी कुछ नहीं, बस एक कुल्हाड़ी और उसे जान लगाकर चलाने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है। कांग्रेस हमेशा अंग्रेज नाम के जहरीले पेड़ की टहनियाँ काटने में बिजी रहती है, पर वास्तव में उनकी जड़ों की पूजा ही करते दिखाई देती। कांग्रेस और गोखले के शांति वाले मार्ग से कुछ भारतीयों को नौकरियां मिलेंगी, रेप्यूटेड पोजीशंस मिलेंगी, पर पूरी आजादी नहीं मिल सकती। टिळक के मार्ग से भी भारतीयों को कुछ अधिकार मिलेंगे, पर पूरी आजादी नहीं मिलेगी। हाँ, पर गोखले और टिळक ने इन चीजों की जो नींव रखी है, उनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने फाउंडेशन रख दी है। अब हमें सिर्फ आगे कदम रखते हुए फाइनल काम को अंजाम देना है, फिर भले उस काम को करने में 100 साल क्यों ना लग जाए। शुरुआत में मीटिंग्स मस्कर या पागी के घरों में होती थी, पर जल्दी उन्होंने एक अच्छी और सीक्रेट जगह फिक्स कर ली। इस जगह की सीक्रेट लोकेशन मतलब एक लंबी सी सुरंग जैसी गली। गली के अंदर जैसे आप अंदर तक जाओगे, तो आपको एक कॉर्नर पर मिलेगा एक टूटा फूटा दरवाजा। बाहर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि एक बड़ा सा घर ढह गया है और उसका सिर्फ एक दरवाजा ही बचा है। पर जैसे ही आप दरवाजे के अंदर कदम रखोगे, तो आपको मिलेगा एक खुफिया रास्ता जो ले जाएगा आपको एक सीढ़ी की ओर। इस सीढ़ी के ऊपर जैसे ही आप चढ़ोगे, तो आपको मिलेगा एक बड़ा सा हॉल, और यही हॉल विनायक की मीटिंग्स का हेडक्वार्टर हुआ करता था। दीवारों पर सभी क्रांतिकारियों की फोटो टंगी हुई रहती थी, और इसी क्रांतिमय वातावरण में ये मीटिंग्स होती थी। भास्कर के दिमाग में आया कि भगवान ना करे कल को अगर पुलिस को इसके बारे में पता चल गया, तो हम पर शक ना हो। इसके लिए इन दीवारों पर क्रांतिकारियों की फोटो के साथ साथ हमें इंग्लैंड के राजा और रानी की भी फोटो टांगनी चाहिए। पर विनायक ने इससे साफ मना करते हुए कहा कि उन जुल्मी अंग्रेजों की फोटो टांगकर इन दीवारों को कलंकित करने से अच्छा है कि हम हंसते हंसते जेल चले जाएं। बहुत बहस हुई, और आखिर में तय हुआ कि क्रांतिकारियों की फोटो के साथ साथ देवी देवताओं की फोटोज रखी जाएगी। और एक चीज थी, ये रूम रास्ते से काफी दूर थी, पर गलती से मीटिंग्स की आवाज बाहर चली गई तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाहर एक दो मेंबर्स हमेशा पहरा देते थे। जैसे ही मीटिंग्स की थोड़ी सी भी आवाज बाहर चली गई, तो ये लोग इशारों से अंदर बैठे हुए लोगों को अलर्ट कर देते थे। सिक्योरिटी और प्लानिंग इतनी तगड़ी थी कि मान लीजिए कल को पुलिस की रेड पड़ी ही गई, तो भजन और कीर्तन का नाटक कैसे करना है, ये भी डिसाइडेड था। नए मेंबर्स को एंट्री लेने के लिए पुराने मेंबर्स में वोटिंग होती थी, और रिजल्ट के मुताबिक या तो उस व्यक्ति को लिया जाता था या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता था। पर इतनी सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी पुलिस को इनकी हरकतों पर शक होने लगा था। विनायक ने तुरंत फैसला लिया कि सारे मेंबरशिप फॉर्म्स को जला दिया जाएगा, ताकि पुलिस के हाथ में कोई भी रिकॉर्ड न लग सके। यह सिलसिला यूं ही शुरू था कि शिव जयंती का उत्सव पास में आ गया था। अब इससे पहले नासिक में शिव जयंती के लिए उतनी एक्साइटमेंट नहीं हुआ करती थी, पर इस बार विनायक के मित्र मेला ने इस उत्सव की जोरों शोरों से तैयारी की थी। इस उत्सव के मौके पर विनायक ने अपना जबरदस्त भाषण दिया। आज तक हम ये समझते थे कि शिव जयंती सिर्फ एक हिस्टोरिकल फेस्टिवल है, इसमें पॉलिटिकल कोई एंगल नहीं है, पर हम गलत थे। शिव जयंती का एक पॉलिटिकल एंगल भी है। शिव जयंती मनाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को होना चाहिए जो शिवाजी की तरह अपनी गुलामी में जकड़ी भारत माता को आजादी दिलाने के लिए इन अंग्रेजों से लड़ रहा है। अगर आप अंग्रेजों की गुलामी से खुश हैं, उनकी अंग्रेजी पगार वाली नौकरियों से खुश हैं, ये टैक्स कम हो जाए, वो रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी ढील मिल जाए, इसी में आपका समाधान है, तो आपको शिव जयंती मनाने की क्या जरूरत है? आपको मराठा साम्राज्य के आखिरी पेशवा का उत्सव मनाना चाहिए, जो अंग्रेजों के हाथ की सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया था। आज हमें शिवाजी को एक आजादी का प्रतीक मानकर उसका उत्सव मनाना चाहिए, ताकि उसके विचार, उसकी चेतना हमारे अंदर आकर इस आजादी की लड़ाई में हमें लड़ने के लिए शक्ति मिल सके। परिस्थिति के अनुसार साधन बदलेंगे, पर साध्य वही है। तीर बदलेंगे, पर निशाना वही है। इस भाषण की वजह से नासिक में तहलका मच गई। विनायक की सभाओं को जमकर भीड़ लगने लगी। विनायक के बड़े भाई बाबूराव को इन सब चीजों में इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्ट था नहीं, पर अपने छोटे भाई की वजह से वो भी इन चीजों में पार्टिसिपेट करने लगे थे। हाँ, पर यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है। विनायक ने इन एक्टिविटीज को कभी भी अपने पढ़ाई पर असर करने नहीं दिया। साथ ही मित्र मेला के बाकी मेंबर्स की पढ़ाई पर भी असर ना हो, इसके लिए विनायक उन्हें फ्री में पढ़ाता था और ध्यान रखता था कि हर बच्चा पास हो रहा है। विनायक के टीचर्स ने भी मन बना लिया था कि इन फालतू चक्करों में पढ़कर ये बच्चे कभी पास नहीं होंगे, पर विनायक हर एग्जाम में टॉप करके उनके होश उड़ा देता था। ये सब शुरू ही था, पर सावरकर फैमिली को एक बड़ी चिंता थी, और वो थी सर्वाइवल की। पिताजी के निधन के बाद कम अनुभव वाले बाबूराव को बहुत लोगों ने फंसाया और उनकी पुश्तैनी जायदाद और संपत्ति लूट ली। बात यहीं पर नहीं रुकी।
उनके ऊपर इतना कर्जा हुआ कि उनको खाने पीने तक के पैसे नहीं थे। कर्जा चुकाने के लिए बाबा राव ने सरकारी नौकरी करने का फैसला लिया, पर इस नौकरी को पाने के लिए 500 रुपए के 2 स्टैम्प पेपर्स पर उन्हें अपना एप्लीकेशन देना था, पर ये तो थे नहीं। तो बहुत मशक्कत करने के बाद उन्होंने ये पैसे जुटा लिए, और जब ये जुटाए तब जाकर उन्हें अकाल और सूखा पड़ने वाले एरियाज को मैनेज करने वाला जो डिपार्टमेंट रहता है उसमें क्लर्क की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही बाबा राव को उस डिपार्टमेंट में होने वाले करप्शन के बारे में पता चला। खुद कर्जे में डूबे होने के बावजूद उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। परिणाम, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। पर बाबा राव ने कभी भी इन संकटों के बारे में अपने छोटे भाइयों को खबर नहीं होने दी। घर में जब कभी सामान खत्म होने को आता, तब बाबा राव और उनकी बीवी भूखे सो जाते, ताकि उनके छोटे भाइयों को उनके हिस्से की रोटी मिल सके। अपनी पति की बेबसी देखकर बाबा राव की पत्नी ने अपनी पारंपरिक नथनी को छोड़कर सारे गहने और जेवर बेच दिए। इससे कर्जा तो चुकता हो गया, पर विनायक की पढ़ाई के लिए पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे। तब इस माता ने अपना वो आखिरी जेवर भी हंसते हंसते बेच दिया। बाबा राव का स्वभाव काफी भोला था। एक बार अपने पिताजी ने दिए हुए कर्ज को वसूल करने के लिए बाबा राव अपने गांव पहुंचे। कर्ज लेने वाले व्यक्ति ने उनसे कहा कि देखो भाई, हमारे पास अभी तो पैसा नहीं है, पर हाँ, नदी के किनारे हमारे पूर्वजों ने एक बड़ा सा खजाना छुपा कर रखा है, और उस खजाने को निकालने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसके लिए 300 रुपए चाहिए। अगर मेरे पास ये 300 रुपए होते तो मैं तुरंत आपका कर्जा चुका देता। बाबा राव उसकी बातों में आ गए। इंसान के अंदर सिर्फ अच्छाई होती है, यही बाबा राव का कहना था। उन्होंने उस व्यक्ति को 300 रुपए दे दिए और रात को नदी किनारे मिलने के लिए बुलाया, पर रात भर इंतजार करने के बावजूद वो व्यक्ति आया ही नहीं। विनायक अपने बड़े भाई के इन कारनामों से काफी परेशान था, पर साथ ही साथ उसको थोड़ा दुख भी होता था कि भाई के कंधों पर काफी सारा बोझ है। तो इस बोझ को हल्का करने के लिए विनायक ने नौकरी करने की सोची, पर बाबा राव को यह मंजूर नहीं था। जिनके बड़े भाई होते हैं, उनके अगर छोटे भाइयों को काम करने की जरूरत लग जाए तो ये जिल्लत की बात हो जाती थी। 1901 में अंग्रेजों की रानी विक्टोरिया का दी एंड हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी मृत्यु हो गई। अपनी खुद की माँ ही मर गई ऐसा दिखाने के लिए भारतीयों में जबरदस्त कंपटीशन लग गई। बड़ी बड़ी शोक सभाएं का अरेंजमेंट हुआ। बड़े बड़े न्यूज़पेपर के सेक्शन बुक किए गए भावपूर्ण श्रद्धांजलि के नाम से, और थोड़े ही दिनों के बाद नए सम्राट एडवर्ड के भी गुणगान शुरू हो गए। इसमें कुछ भी नया नहीं था। भारतीयों को अंग्रेजों से इतना लगाव था कि लॉर्ड रिपन जब भारत का वाइसरॉय बनने वाला था, तब एक भव्य उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में हमारे काशी के पंडितों ने वाइसरॉय के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए उसके बग्गी से सारे घोड़े हटा दिए और उस बग्गी को अपने हाथों से खींचा था। पर अपना विनायक अलग खून का था। एक बार क्या हुआ कि राजा एडवर्ड सिंहासन पर विराजमान होने वाला है, इसकी खुशी में नासिक में एक प्रोग्राम चल रहा था। सब कुछ होने के बाद अध्यक्ष का भाषण था। भाषण के एंड में इन महाशय ने कह दिया कि राजा एडवर्ड मेरे बाप समान नहीं, वो सचमुच मेरे बाप है। ये होते ही विनायक ने पूरे शहर भर में पोस्टर्स लगवा दिए कि अगर राजा एडवर्ड आपके बाप है, तो आपके माताजी के पति आपके कौन है भाई। ये सब शुरू ही था। तभी 10वीं की परीक्षा यानी कि उस वक्त की मैट्रिक की परीक्षा पास आती जा रही थी। अब इससे पहले कि विनायक पूरी तरीके से अपने आप को इस परीक्षा की तैयारी में झोंक देता, उसका जीवन एक नई करवट ले रहा था। विनायक से मिलने आए मामा ने उसकी शादी तय कर दी थी। विनायक के मन में पहले से ही विचार था कि क्रांतिकारियों में रहने वाले व्यक्ति को शादी करनी चाहिए या नहीं। अगर क्रांतिकारियों की वजह से उस व्यक्ति को जेल हो जाती है या फिर वो फांसी पर चढ़ जाता है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक लड़की की जिंदगी वो बर्बाद कर रहा है। इस चिंता के साथ साथ उसे एक और चिंता भी सता रही थी, और वो थी अपनी पढ़ाई के लिए दिक्कतें झेल रहे बाबा राव की। विनायक की पढ़ाई के लिए पैसों की हमेशा कमी होती थी, पर इस चिंता के बारे में जब विनायक के होने वाले ससुर को पता चला, तब उन्होंने बाबा राव को एक संदेश भेजा कि मैं विनायक की पढ़ाई के लिए जो भी खर्च लगेगा वो सब उठाने के लिए तैयार हूं। ये मतलब डूबते को तिनके का सहारा मिलने वाली बात हो गई थी। फिर भी विनायक थोड़ा सा डाउटफुल था। हाँ ना करते करते विनायक आखिरकार शादी के लिए राजी हो गए, और 1901 में यमुना बाई के साथ उसका विवाह हो गया। पर अब मैट्रिक की एग्जाम बहुत ही पास आ चुकी थी, तो इस एग्जाम को देने के लिए विनायक मुंबई पहुंच गया। इस बीच में प्लेग का एक और वेव आ चुका था, पर सब कुछ ठीक ठाक हुआ। विनायक ने अच्छी तरीके से एग्जाम भी दी और अच्छे मार्क्स से पास भी हुआ। पर इस चीज से वो टीचर सदमे में चले गए जो ये मानते थे कि क्रांतिकारी फालतू होता है और इससे पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। इसमें एक नया उदाहरण सेट करके विनायक की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई, और इस तरह विनायक की स्कूल लाइफ का चैप्टर यही खत्म हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।